स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का छठा अध्याय मानव संसाधन। इसमें हम देखेंगे कि पुरुष और महिलाएं जो भी मानव हैं वह अर्थव्यवस्था में कैसी रोल निभाते हैं और उनका क्या योगदान रहता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है जो 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था और इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे कि नीचे चित्र दिया गया है। आपके विचार से विश्व में कितने लोग होंगे? मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 और मेरी कक्षा में 30 अलग अलग उत्तर आए। और विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं यह आप पता लगाना है। इस संख्या में आप और इसे संख्या में आप कैसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे और कुछ में विरल बसे क्षेत्र हैं। मतलब कि कुछ जगह बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ जगह बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका में घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चित्र 6.1 में महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या को दिखाया गया है। इसमें एशिया के लोग पीले में हैं, यूरोप के ऑरेंज कलर में, अफ्रीका के ब्लू कलर में और मध्य व दक्षिणी अमेरिका के स्काई ब्लू में और उत्तरी अमेरिका में लाल कलर के और ओशनिया जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्रांत है उसके हरे कलर में। आप प्रतिशत देख सकते हैं। ये प्रत्येक 100 लोगों में एशिया के कितने लोग हैं? लगभग 3/4 लोग एशिया के हैं, फिर यूरोप के हैं, फिर अफ्रीका के हैं। मध्य और अमेरिका में रहने वाले लोगों को देख रहे हैं और लाल कलर के जो उत्तरी अमेरिका में हैं हम देख रहे हैं। जो ओशनिया जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्रांत है उसका सिर्फ 100 में से 1 व्यक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 6.2 में विश्व में घनी आबादी वाले देशों के विश्व में रूपरेखा मानचित्रों पर इन देशों को चिन्हित करें। और इसमें हम जनसंख्या मिलियन में देख रहे हैं। चीन की सबसे ज़्यादा है, फिर भारत की, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं? एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नीचे हम देख रहे हैं 2 बच्चे बात कर रहे हैं। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत ही भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि घनत्व की वजह से। क्योंकि सभा भवन का आकार बड़ा और क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। स्थलाकृति, भौगोलिक कारक देख रहे हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र होते हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए होते हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगी, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहना प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियों में बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानों और मध्य पूर्व में तेल की खोज के इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप के कारक देखते हैं। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों को आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पुणे। जीवन प्रतीक्षा देखते हैं। शब्दावली है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। विश्व जनसंख्या वृद्धि सारे दशक दिखाए गए हैं। 2025 में कितनी हो जाएगी वह भी दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए प्राप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त उत्पादन के लिए सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। यह प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्षों की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण था खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, और जबकि जन्म दर अभी भी अधिक रही। जन्मों का साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने के प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जो एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक दर। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
उत्प्रवासी में लोग होते हैं जो देशों को छोड़ते हैं और अप्रवासी वह लोग होते हैं जो देशों में रहते हैं। उत्प्रवासी कौन होते हैं? जो देश को छोड़ते हैं। और अप्रवासी कौन होते हैं? जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ती है। सूडान देश का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अप्रवास शब्दावली देखते हैं। जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है तो अप्रवासी कहलाता है, और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग होती है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती रहती है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देश जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। हाल ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर कम हुई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। इससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। चित्र 6.5 में जनसंख्या वृद्धि दर को अलग अलग दरें आप देख रहे हैं। अति तीव्र दर अति उच्च 3% से अधिक होती है, वे नीले में दिखाई दे रही हैं। और उच्च दर जो कि 2 से 2.9% है। आदर्श 1.9 और 0 या हार्श। जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसके देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे क्षेत्र हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें अनेक उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। मैं सेतु बनाता हूँ। ये अलग अलग जो मानव संसाधन में उपयुक्त व्यवसायों को दर्शा रहे हैं। ये चित्र, एक हाउस वाइफ है, वह पोते पोती को कहानी सुनाती है। एक सिंगर है, वे विवाह समारोह में गाता है। ये कैंसर की उपचार के लिए औषधियाँ शोध कर रही है, ये वैज्ञानिक है। ये किसान है। मैं घर की देखभाल करती हूँ, हाउस वाइफ है। और मैं सेतु बनाता हूँ, ये सिविल इंजीनियर है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा, वे आपको बताना है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि ये कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग से हैं, कितनी शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, देखते हैं। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या की प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को विभाजित करती हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, जिनमें बच्चों की जनसंख्या 15 वर्ष से निचले भाग, जो कि 15 वर्ष से नीचे वाले हैं, दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक वालों को दर्शाती है और मृतकों की संख्या को भी दर्शाती है। जैसा कि हम एक जनसंख्या पिरामिड देख रहे हैं चित्र 6.6 में। ये दो बात कर रहे हैं विद्यार्थी, देखते हैं। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाली आरोक क्या है। ये जनसंख्या पिरामिड है। वह क्या होता है, ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाता है। क्या मैं
डिटेक्टिव बन सकता हूँ और देश में जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या पिरामिड का एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष की कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं और कार्यरत आयु वर्ग जो कि 15 से 65 के हैं लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। ये केन्या का पिरामिड है जो हम देख रहे हैं। ये भारत का पिरामिड है, चित्र 6.8। और नीचे वाला जापान का पिरामिड है। इसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 15 वर्ष से ऊपर वाले और 65 वर्ष से नीचे वालों की जनसंख्या अधिक है, जबकि भारत में बच्चों की संख्या अधिक है। जैसा कि केन्या में भी यही है, बच्चों की संख्या अधिक है, मतलब कि 15 वर्ष से कम आयु वाले। एक देश का जनसंख्या पिरामिड उसके जन्म व मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकड़ा होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्धि दर बहुत कम है। इस स्थिति में केन्या के पिरामिड को दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर जो कि विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में कम हो और युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड की दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षत अधिक हैं। इसका अर्थ यह है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश का आधार का पिरामिड सकरा होता है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जान किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? किसी भी वस्तु को संसाधन तभी समझा जाता है तब वह मनुष्य के काम आता हो। मनुष्य अपनी शिक्षा व प्रबोधितता के इस्तेमाल से प्रकृति की देन को संसाधन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित कर सकता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। दूसरा है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? जनसंख्या वितरण के 2 कारक हैं जिस पर जनसंख्या वितरण पाया जाता है, भौगोलिक कारक व सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक स्थलाकृति। लोग सदैव पठार व पर्वतों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ खेती व सेवा क्रियाएं उपयुक्त होती हैं। जलवायु। लोग सामान्य जलवायु से चरम जलवायु तो जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी में रहने से बचते हैं क्योंकि वहाँ पे मानवीय जीवन व विकास के लिए लाभदायक नहीं होता है। मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, इसलिए ऐसी जगह घनी बसी होती हैं जहाँ पर मृदा उपजाऊ होती है। उदाहरण के लिए गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिस्र की नील नदी। जल। जिस क्षेत्रों में अलवणीय जल आसानी से मिलता है उन क्षेत्रों में लोग घने बसे होते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र जिससे अधिक बसे होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खान व मध्य पूर्व में तेल की खोज के लिए क्षेत्र। अब देखते हैं सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, उदाहरण के लिए पुणे। आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते हैं, जैसे मुंबई व जापान का ओसाका। सांस्कृतिक कारक। धर्म व सांस्कृतिक महत्व देने वाले क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, उदाहरण के लिए वाराणसी, जेरूसलेम, वेटिकन सिटी। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? बेहतर सेवाएं, बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाएं, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त भोजन, सारे कारणों की वजह से मृत्यु दर कम हो रही है और जन्म दर बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। चौथा है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 कारक। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है। जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जनसंख्याओं पर मापा जाता है,
जन्म दर बढ़ने का मतलब है बड़ी संख्या में बच्चों का जन्म। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या मापा जाता है, जो कि मृत्यु होने पर मृत्यु दर बढ़ता है, इससे जनसंख्या कम होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन हमारे लिए ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, इनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है और यह किस देश में जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार मदद करते हैं? एक ही देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने पर एक रुचिकर विधि को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों को संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि वे कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्गों में पुरुष व स्त्रियों में अपविभाजित होता है। इस प्रकार इन सभी जानकारी को देकर जनसंख्या पिरामिड हमें किसी देश की जनसंख्या को समझने में मदद करता है। अगला है, सही चिन्हित करें। पहला, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन आता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की जनसंख्या में संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या और किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों किस प्रकार में वितरित हैं। उत्तर क्या होगा इसका पहले का? किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। दूसरा है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें से जनसंख्या में परिवर्तन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ख, जन्म, मृत्यु, प्रवास। अगला है, 1999 में विश्व की जनसंख्या क्या हो गई थी? 6 अरब हो गई थी 1999 में। ग उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड क्या है? उत्तर हो जाएगा क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के उपयोग करके वाक्य को पूरा करना है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, जब घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति व उर्वर जमीन आते हैं। क्रियाकलाप है जो आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें। धन्यवाद।